अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। सोच रहे होंगे कि मैं अपने दिन का प्रारंभ इस प्रकार इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने समुदाय और अपनी उत्पत्ति ना भूल। सदैव याद रखो कि मैं एक नापित हूँ। ना ये समय हर दिन इसलिए करता हूँ ताकि स्मरण रख सकूं कि हम नापितों के आगे सबका सर झुकता है, कि हमसे ऊपर कोई नहीं। अत्यंत शुभ सूचना है मां महिम। पुरु की कथा का अंत हुआ, अध्याय समाप्त। जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती है। बाल खींच दो तो बाल कभी नहीं आएंगे। मरा केवल पुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है, मगध आ रहा है। क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में कि शास्त्र सोच को जीवित रखते हैं। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता हूं। अरे आचार्य आप, अद्भुत! सोचा नहीं था कि आज इस अवसर पर आपके दर्शन होंगे। अब बताइए कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच थी और सूचना भी। आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश पुरु की हत्या कर दी है। कब समझोगे भोले ब्राह्मण, भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है ये अखंड भारत का स्वप्न? जिसके नाम में ही खंड हो वो भला एक कैसे हो सकता है? अखंड भारत का स्वप्न लिए मगध के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए। याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने राजा हैं, जहां जन्म, कर्म, धर्म, भाषा, बोली, रीतियों के अनगिनत हिस्से हो, वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण। किसी से भी पूछ कर देख लो। गुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया। यत्र तत्र सर्वत्र धन है, मैं हूं, मगध है। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता। धनानंद, तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। धिक्कार है कि सोच पर। बहुत अभिमान है ना अपने इस शिखा पर। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं, मगध है, कोई विदेशी नहीं। सम्राट श्री, आपके इस भाई ने ये वस्त्र विशेष रूप से मिस्र से मंगाए हैं, आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और दासी, क्षमा मांग सम्राट से। पांडु, मेरे भाई, धन माटी में ही क्यों ना पड़ा हो, उसे पत्थर की भांति ठोकर नहीं मारते। ये कोई साधारण दासी नहीं है, पिपलीवान की भूतपूर्व पट रानी है। पट रानी, तनिक प्रेम से, मान से बात करो। माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्षमा मांग सम्राट से। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। क्षमा वही मांगता है जिसे भूल हुई हो। माटी का कण बना स्वर्ण का पर्ण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल, क्या आपने भाग्य से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों ऐसा दिन दिखाया तुझे? कैसे पटरानी से दासी बन गई? चल।
उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त है तेरे पति का। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। अत्यंत बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न है ये भ्राता। अच्छा लगा। वैसे भी मगध के जन्मोत्सव पे एक विशेष अतिथि सम्मिलित होने वाला है, महान सेनानायक सेल्यूकस, और विशेष अतिथियों का स्वागत विशेष पोशाक में ही करना चाहिए। मनोरंजन आरंभ करो। मां महिम की जय हो। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस है मां महिम। सेवक, सम्राट के लिए शीतल पेय प्रस्तुत करो। और ये जिसके जन्मदिन के लिए तुम सबका सत्कार कर रहे हो, उस सम्राट को प्यासा रखोगे? धनानंद के धन पर दृष्टि डाली इसने, अर्थात मगध के आनंद पर। जो सम्राट की संपत्ति चुराता है वो मृत्यु का भागी होता है। मगध के वासियों, आज मेरे अर्थात मगध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये महत्वपूर्ण आयोजन रचा गया है, और इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं एक अति विशिष्ट अतिथि। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कीजिए मगध के मित्र और यवन सेनापति सेल्यूकस का। मेरे जन्मोत्सव पर विशिष्ट अतिथि बनकर आप पधारे, मैं गद हो गया। अब मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं ने मुझे भेंट की है। अब जो मूर्ख मगध के सामने शीश उठाने का दुस्साहस करते हैं, उनकी पगड़ी भी गिर जाएगी जब वो देखेंगे कि मगध सम्राट का प्रतिरूप कितना भव्य है। जितना तेजस्वी उतना वैभवशाली होता है। ये सम्राट धनानंद का वो अभिरूप होगा जो ना कभी संसार भूलेगा और ना कभी इतिहास। अद्भुत कृति है, अद्भुत। मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है, नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। उचित ही कहा, सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में। जो धनानंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया, मुझे वो चाहिए। इस घटना चक्र के पीछे कुछ युवक हैं, परंतु उनका मुख किसी ने देखा नहीं। परंतु मैं शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें बंदी बना लूंगा। जिसने मगध के सम्राट का स्वर्ण शीश चुराया है, वो इन्हीं में से एक किशोर है महामात्य। से पहले उसका दुस्साहस मगध के और युवाओं का साहस बने। नष्ट कर दीजिए उन शरीरों को जिनमें भविष्य में मगध के विरुद्ध विद्रोह भर सकता है। आज सेल्यूकस के समक्ष मेरा अपमान हुआ है। यदि प्रतिकार ना लिया गया तो कल कोई भी विद्रोह कर सकता है। उन सभी को महल में प्रस्तुत किया जाए। मैं उन्हें और उनके दुस्साहस को उनके तन और मन से निकाल कर बाहर कर दूंगा। सावधान!
मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। जब कोई भयभीत होकर मुझसे प्राणों की भीख मांगता है तो मुझे अत्यंत आनंद आता है, और ये आनंद कई गुना बढ़ जाएगा जब वो गर्विष्ठ शस्त्राणी यहाँ आएगी। कहाँ है मूरा? अब परिवेश में थोड़ी रौनक आई। क्षमा मगधवासियों, क्षमा कि इतनी भोर आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट उठाना पड़ा। पर मैं क्या करूं? मगध को एक साथ संदेश जो देना था, और वो संदेश ये है, मैं मगध का सूर्य नापित नंद सूर्य को ही साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरी प्रतिमा के स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने यदि अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो यहाँ उपस्थित सभी युवकों के जीवन को मैं अंधकार से भर दूंगा। सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे ये। कल मेरी प्रतिभा को देख के बहुत अठास लगाया था ना तुमने? अब देखना मगध की ये सभा कैसे युवकों के शीश से सज होगी। प्रारंभ करते हैं उनसे जो जानते हैं कि लुटेरा कौन था। कौन हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। कदाचित इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा। जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा, जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए। मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया, पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मुहर लगी थी। मूर्ख! ये अंगूठी तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी। इनके अतिरिक्त किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। सम्राट, ये बालक हमारे शत्रुओं द्वारा भेजा गया एक मोहरा है जो हम सभी भाइयों के बीच संदेह और अविश्वास उत्पन्न कर हमारे पारिवारिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। मगध को तोड़ना चाह रहा है ये। कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है। तुमने अभी जो कहा उसका एक शब्द भी यदि मिथ्या सिद्ध हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हारे शरीर को शहद में लेपकर ऊपर में आधा गाड़ दूंगा और फिर मदिरा का आनंद लेते लेते धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारी ओर बढ़ते हुए देखूंगा। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक तो बता दो कि दोषी कौन, वो भी प्रमाण के साथ। 7 लोग 7 अंगूठी, चोर कौन मैं अनजान। कोई माया भी तो हूं नहीं कि खाली हाथ ही प्रमाण उत्पन्न कर दूं। मिल गया। इस स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी। अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कि कौन है वो अपराधी, कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई। लाओ इसे यहां।
झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो।